हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ITI से नौकरी चैनल में। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे, यूपी आरवीएनएल एग्ज़ाम पेपर जो था उसका आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक हम जाएंगे, यानी हम 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। और आप मेरे प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं, जिसके मैंने 9 प्रैक्टिस सेट बना के अपलोड भी कर दिए हैं। आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे उसमें क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो हर किसी एग्जाम में जहाँ भी टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही आपके लिए उपयोगी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, सिंगल वी एंड सिंगल यू जॉइंट आर यूज्ड फॉर सीट अबाउट। मतलब चादर में प्रयुक्त होने वाले एकल वी तथा एकल यू जोड़ होते हैं। तो ये जो हमारे एकल वी और एकल यू जोड़ होते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 10 से 15 mm थिकनेस वाले जो होते हैं वो हमारे एकल वी और एकल यू जोड़ के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52, प्रोजेक्शन बिल्डिंग इज ए। मतलब प्रक्षेपण बिल्डिंग एक है, यानी जो हमारी प्रोजेक्शन बिल्डिंग है वो मल्टी स्पॉट बिल्डिंग प्रोसेस है, यानी कि बहुस्थानीय प्रक्रिया है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 नंबर है वो हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वेल्डिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन आर्क वोल्टेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यानी वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान चाप वोल्टता किस दर्जे की होती है। तो हमारे 18 से 40 वोल्ट की होती है, ये आप लोगों को पता ही हो। तो हमारा जो आर्क वोल्टेज होता है वो 18 से 40 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपरली वेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू बेस मेटल वुड बी। यानी आधार धातु में अगर कोई चीज़ हमने जोड़ी है और दूसरी चीज़ की तुलना कर रहा है कि कोई हमने 2 पीस आपस में जोड़ रखे हैं और उचित प्रकार से जोड़ रखे हैं, यानी कि सही प्रोसेस से जोड़ रखे, तो कौन सबसे अधिक होगा। तो हमारा उचित प्रकार जुड़ा वाला जोड़ कैसा होगा, आधार धातु से अच्छा होगा या बुरा होगा, कैसा होगा। तो हमारा जो होगा वो अच्छा होगा, यानी अधिक मजबूत होगा उससे। यही हमारा क्वेश्चन है, यानी तुलना कर रहा है। तो जो सही से जुड़ा है, जाहिर सी बात है वो अच्छा ही जुड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एसेटिलीन इज स्टोर्ड सेफली एट द प्रेशर ऑफ। मतलब हमारी एसेटिलीन को इस दाब पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। मतलब हमारे एसेटिलीन के बारे में पूछ रहा है कि किस दाब पे उसको सुरक्षित रूप से भरा जाता है या रखा जाता है। तो हमारा 0.1 MPa यानी 0.1 MPa पे उसको हम स्टोर करके रखते हैं। एसेटिलीन जो हमारी सिलेंडरों में भरी जाती है वो 15 से लेकर 16 तक पर किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच इंग्रेडिएंट इज नॉट यूज्ड इन फ्यूज्ड फ्लक्स। यानी इनमें से कौन सा घटकांक फ्यूज फ्लक्स की तरह प्रयोग नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 सोडियम सिलिकेट। तो दोस्तों, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें फ्यूज फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है, और फ्यूज फ्लक्स जो होते हैं उनका काम जो होता है, फ्लक्स जो हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं वो हमेशा बिल्डिंग को साफ़ करने के लिए, यानी जो हम जोड़ बना रहे हैं उसको साफ़ करते हैं और बिल्डिंग भी हमारी अच्छी तरह से हो जाती है। और फ्यूज फ्लक्स के लिए जिस धातु का हम प्रयोग करते हैं वो बोरेक्स का यूज करते हैं और सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे बहुत ही अच्छे फ्लक्स के रूप में माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और सोडियम सिलिकेट का प्रयोग हम नहीं करते, हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय। यानी दूषित ढलवा लोहा में सामान्यतः वेल्डिंग की जाती है। तो दोस्तों, ग्रे कास्ट आयरन होता है, आप कास्ट आयरन के बारे में जानते होंगे कि इसमें किसी प्रकार की वेल्डिंग नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें एक गैस वेल्डिंग के द्वारा हम इसको जोड़ सकते हैं, और किसी भी वेल्डिंग के द्वारा हम कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कास्ट आयरन हमारा बहुत ही भंगुर धातु है, यानी ब्रिटल है, उसके द्वारा हम जो है उसमें वेल्डिंग नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। यानी कि इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए इस्तेमाल सामग्री है। दोस्तों, हम जो इलेक्ट्रोड रॉड यूज करते हैं उसके अंदर जो लोहे की आपने देखा होगा रॉड पड़ी होती है उसको हम कोर वायर कहते हैं, और उसके ऊपर जो मसाले नुमा लगा होता है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा फ्लक्स। और फ्लक्स हमारे आपको अभी बताया सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स, ये हमारे बहुत ही अच्छे फ्लक्स के रूप में यूज किए जाते हैं, और फ्लक्स का यूज किया जाता है बिल्डिंग के जॉइंट को साफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब इसमें हमें 4 वाक्य दिए गए हैं और इन चारों में से कौन सा हमारा सही है और कौन सा हमारा गलत है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है
वो है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 4 SWG इलेक्ट्रोड फॉर वेल्डिंग कैन बी यूज्ड अप टू 30 mm प्लेट्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका हिंदी में मतलब जान लेते हैं। यानी कि 4 SWG इलेक्ट्रोड का प्रयोग 30 mm प्लेट की बिल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे SWG, इसका एक फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर गेज के द्वारा ही इलेक्ट्रोड के कोर वायर मीटर के डायमीटर को भी चेक किया जाता है। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा एकदम से सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 16, विच फ्लेम इज यूज्ड फॉर गैस कटिंग। तो दोस्तों गैस कटिंग के लिए हमारी नेचुरल, कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग तीनों फ्लेमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दिया जाता है, तो उसमें कार्बोराइजिंग फ्लेम और नेचुरल फ्लेम की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, इतना भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को हम ऑक्सीकरण ज्वाला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वर्क स्टडी इज मोस्ट यूजफुल, यानी कार्य अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड, यानी जहां उत्पादन गतिविधियां सन्निहित हो वहां पे हमारा वर्क स्टडी बहुत ही यूजफुल यानी उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इन स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग, यानी ऋजु ध्रुवीयता वेल्डिंग में, यानी पूछ रहा है ऋजु ध्रुवीयता वेल्डिंग में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द निगेटिव एंड द वर्क इज पॉजिटिव। तो हम पहले पोलैरिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पोलैरिटी जो होता है, जब हम बिल्डिंग में डीसी करंट यूज करते हैं तो करंट की बहने की दिशा को हम पोलैरिटी कहते हैं। तो इसमें पोलैरिटी दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी और हमारी होती है रिवर्स पोलैरिटी। और दोस्तों हमारा जो स्ट्रेट पोलैरिटी होता है इसे निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है और जिस जॉब पे हम बिल्डिंग करते हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो रिवर्स पोलैरिटी होता है उसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और हमारा जॉब जो होता है वो निगेटिव पोलैरिटी पे होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो हमारा निगेटिव में होगा और हमारा वर्क पीस पॉजिटिव होगा, वो हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी में आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, गॉगल्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम। जब दोस्तों हम वेल्डिंग करते हो तो उसमें कई हानिकारक गैसें निकलती हैं धुएं के रूप में। तो उसमें एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिसको हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणों को आंखों से बचाने के लिए हम जो गॉगल्स का यानी चश्मों का प्रयोग करते हैं। वो चश्मे आपने देखे होंगे, डार्क काले रंग के चश्मे होते हैं जो वेल्डिंग शॉप में यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर थिकर मटेरियल, यानी कौन सी ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग को मोटे पदार्थों के लिए यानी मोटे पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट वर्ड होता है जो उसका प्रयोग हमेशा मोटे पदार्थों के लिए किया जाता है, और हमारा लेफ्ट वर्ड होता है जो लेफ्ट वर्ड का प्रयोग हमेशा पतले पदार्थों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों ही ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 65, इन ऑक्सी एसेटिलीन फ्लेम कटिंग विच गैस फ्लो थ्रो टिप, यानी कि ऑक्सी एसेटिलीन लौ से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 2 है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। ये हमारा गलत ऑप्शन है। जो हमारा राइट आंसर है वो ऑक्सी एसेटिलीन मिक्सचर, यानी उसमें एसेटिलीन गैस भी होती है और ऑक्सीजन गैस भी होती है, तभी तो वो कटिंग करता है। हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 0.001 mm। अगर 3 अंकों के पहले दशमलव लगा है तो जितनी भी संख्या लिखी होंगी वो उतना ही माइक्रोन होगा, और इसमें 1 लिखा है यानी कि हमारा 1 माइक्रोन। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो 1 माइक्रोन। ठीक, यानी हमारा 0.001 mm 1 माइक्रोन के बराबर है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, डायमीटर ऑफ फिनिश टर्न शाफ्ट कैन बी चेक्ड विथ, यानी परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास किससे मापा जाता है। तो हमारा वो माइक्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू लिखा है लेकिन वो हमारा माइक्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मिलीमीटर स्केल इन माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन,
यानी कि 1 माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाने इस पर चिन्हित होते हैं। तो माइक्रोमीटर के जो पैमाने होते हैं वो हमेशा उसकी स्लीव पर बने होते हैं। आपने देखा होगा स्लीव या बैरल, बात एक ही है। उस पर हमारा जो होता है मिलीमीटर के अंक जो बने होते हैं, जिनको मेन डिवीजन और सब डिवीजन कहते हैं। और माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 होती है mm में, और ब्रिटिश में होती 0.001 इंच। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द फीड इज, जो ड्रिल की फीड होती है तो वो हम mm प्रति चक्कर से, यानी वो रिवोल्यूशन यानी कितने चक्कर ले रहा है उसके द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं कि वो एक चक्कर में कितना mm उसके जॉब के अंदर जा रहा है। तो ये हमारी फीड होती है। अब क्वेश्चन नंबर 17, द ड्रिल इज हेल्ड एंड रोटेड बाय, यानी ड्रिल को इसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है। तो दोस्तों ड्रिल को स्लीव में पकड़ने के लिए, स्पिंडल में पकड़ने के लिए हमेशा उसकी सैंक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सैंक होगा। ठीक है, और ड्रिल हमारा एक रोटरी कटिंग टूल है, यानी घूर्णी कटिंग टूल। और ड्रिल हमारे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द टेपर ऑफ संक इन ड्रिल स्टैंडर्ड मोर्स टेपर। दोस्तों जो हमारा मोर्स टेपर होता है वो हमारा 1:20 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका ऑप्शन 2 जो है वो हमारा इसका राइट आंसर है। ड्रिल मशीन के स्पिंडल में या स्लीव में, और आपने देखा होगा टेल स्टॉक और हेड स्टॉक स्पिंडल में भी हमारा मोर्स टेपर कटा होता है। मोर्स टेपर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द टेल स्टॉक सेट ओवर रिक्वायर्ड टू टर्न ए टेपर ऑन इंटायर लेंथ ऑफ ए वर्क पीस हैविंग बोथ एंड्स डायमीटर डी एंड डी इज, यानी कि एक टेपर के संपूर्ण लंबाई में टर्निंग करने हेतु टेल स्टॉक को स्थिर किया जाता है, जहां कारखंड के दोनों सिरों के व्यास कैपिटल डी और स्मॉल डी, यानी कि एक तरफ छोटा डायमीटर है एक तरफ बड़ा डायमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हमारा सिंपल सा आंसर होगा वो हमारा होगा d-d/2। लेकिन अगर इसमें कारखंड की लंबाई दे दे और टेपर की लंबाई दे दे कि हमें इतना 10 mm का टेपर चाहिए, 20 mm का टेपर चाहिए, तो इसके सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तब हमारा d-d/2 और हो जाता है L/I। L हमारा जो हो जाता है वो होता है जॉब की पूरी लंबाई, और I हमारा जो होता है वो होता है कि हमें कितने mm का टेपर चाहिए। अगर यहाँ 10 mm दिया है तो हमारा I की जगह 10 mm रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र लगता है। और अगर कभी कंपाउंड रेस्ट विधि से आ जाए टेपर निकालने के लिए तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी d-d/2L। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, टैप ड्रिल साइज हैविंग डायमीटर D, डायमीटर डाया D, आउटसाइड डाया T, देन डेप्थ ऑफ थ्रेड विल बी रिलेशन बिटवीन द टूल ऑफ लाइफ T इन मिनट एंड कटिंग स्पीड इन mm, यानी एक टैप ड्रिल के आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास क्रमशः, यानी आंतरिक व्यास हमारा कैपिटल D है और बाह्य व्यास हमारा, बाहरी व्यास हमारा स्मॉल d है, तब चूड़ी की गहराई होगी। मिनट में औजार का जीवन काल T, कटिंग चाल V, मीटर पर मिनट के बीच में संबंध। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि ये सब चीज़ें दी गई हैं, इसने खिचड़ी पका दी है, इन खिचड़ी का मतलब क्या है, यानी कि इन सब का जो हमारा राइट आंसर है वो d-2d है। D हमारा डायमीटर है, टैप ड्रिल साइज, और T हमारा बाहरी डायमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74, वेयर n इक्वल एन एक्सपोनेंट विच डिपेंड अपॉन द टूल एंड वर्क पीस, C इक्वल कॉन्स्टेंट, यानी जहां n एक चरघातांकीय जो औजार और कार्य स्थान पर निर्भर करता है, और C बराबर हमें नियतांक दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि B T⁴n बराबर C। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑन टूल लाइफ, यानी इन मापदंडों का सही क्रम इनके अधिकतम से न्यूनतम और औजार के जीवन काल को प्रभावित करने वाले कारकों के क्रम में क्या होगा। यानी हमें 3 चीज़ें दी हैं, फीड रेट दिया है, डेप्थ ऑफ कट दिया है और कटिंग स्पीड दिया है। तो इनको ऐसा सेट करना है कि जो हमारे टूल लाइफ यानी हमारे औजार का जीवन काल, यानी हमारा औजार कितना ज़्यादा चलता है, उसके हिसाब से हमको इसको क्रम से लगाना है।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो NFD, यानी पहले नंबर पे हमारा कटिंग स्पीड आएगा, दूसरे नंबर पे हमारा फीड रेट आएगा और तीसरे नंबर पे हमारा कट की गहराई यानी डेप्थ ऑफ कट आएगा। इस क्रम से हमारे टूल की लाइफ जो होती है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मैच द कॉलम एंड चूज द आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स, यानी हमारे दो कॉलम दिए गए हैं, लिस्ट दी गई हैं और हमारे नीचे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो कोड में दिए गए, तो इन कोड का हमें सही मिलान करना है। तो हमारा जैसा पहला दिया गया है ए में हमारा दिया गया स्टॉप वॉल, तो हमारा जो स्टॉप वॉल है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्टॉप वॉल टू स्टॉप और फ्लो स्टीम और वाटर, यानी पानी और भाप को रोकने और खोलने दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा हमारा सेफ्टी वॉल्व है, तो सेफ्टी वॉल्व का प्रयोग किया जाता है टू रिलीज द एक्सप्रेस प्रेशर, यानी इसको प्रेशर दबाव को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी वॉल्व का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हमारा है फुट वॉल्व का प्रयोग जो किया जाता है टू सिंक द वाटर। ठीक है दोस्तों, और डी हमारा दिया है बॉल वॉल्व, तो बॉल वॉल्व का प्रयोग हमारा गैस लाइन में किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के सारे कोड जितने भी दिए हैं वो हमारे एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इफ द सर्कल पिच ऑफ द स्पर गियर इज 16 mm, पिच सर्कल डायमीटर सरकमफ्रेंस 48 mm, फाइंड नंबर ऑफ टीथ, यानी कि एक स्पर गियर के वृत्तीय पिच जो 16 mm है और वृत्त पिच व्यास जो है वो 480 mm है, तब दांतों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30। तो दोस्तों कभी भी अगर दांतों की संख्या आ जाए तो आप केवल रट्टा मार के इसको नहीं निकाल सकते, इसके लिए एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा है, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ टीथ यानी कि नॉट, और इसके बराबर होता है PCD, पिच सर्कल डायमीटर, अपॉन में होता है CP यानी हमारा होता है सर्कुलर पिच, और दोनों ही चीज़ हमको दे रखा है। तो हमारा सरकमफ्रेंस होता है, यही हमारा पिच सर्कल डायमीटर होता है, ये हमारा दिया है 480 यानी कि 480, और पिच सर्कल हमारा ये दिया है 16, तो 16 को हम जब 48 से काटेंगे 16 3 48, तो 3 और 0 यानी कि 30, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर कभी भी पेपर में आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन नॉट ए टाइप ऑफ स्टेट, यानी कि हमारा कौन सा एक स्टेट का प्रकार नहीं है। स्टेट के बारे में आप जानते होंगे, स्टेट में दोनों तरफ थ्रेड कटी होती है और बोल्ट में हमारे दोनों तरफ थ्रेड नहीं कटी होती, क्योंकि इसमें एक तरफ जो होता है वो हेड बना होता है। तो हमारा इसका 4 ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, तो चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट, यानी कि हमसे कह रहा है कि गलत कथन को चुनिए। ये 4 हमें कथन दिए हैं, तो इनमें से हमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला कथन दिया है इसने, रिविट एक अस्थाई फास्टनर है, यानी कि टेम्परेरी फास्टनर है, ये हमारा गलत है। रिविट हमारा टेम्परेरी नहीं है, ये सेमी परमानेंट है, अर्धस्थाई है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन दिया है स्थाई फास्टनर को जोड़ते समय कौन से कार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ जोड़ते दिया गया है, लेकिन यहाँ खोलते होना चाहिए, क्योंकि स्थाई फास्टनर यानी जब जैसे बिल्डिंग वगैरह को हम खोलते हैं तो हमारा जॉइंट भी ख़राब हो जाता है और हमारा जॉब भी ख़राब हो जाता है। परमानेंट जोड़ को जब हम खोलते हैं तो जोड़ और जॉब दोनों ख़राब हो जाता है, और सेमी परमानेंट को खोलते हैं तो हमारा केवल जोड़ ख़राब होता है और हमारा जॉब नहीं ख़राब होता, और टेम्परेरी में हमारा जॉब भी सुरक्षित रहता है और हमारा फास्टनर भी सुरक्षित रहता है। और दोस्तों इसका जो 3 नंबर ऑप्शन दिया है कॉकिंग टूल इसे छेनी है, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि कॉकिंग टूल हमारा छेनी नहीं है। और बोल्ट एक अस्थाई फास्टनर है, ये हमारा बिल्कुल सही है। हमारे इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं, पहले क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, किताब में भी देख लीजिएगा, इसके जो दोनों ऑप्शन हैं वो तीसरा नंबर और पहला नंबर, ये दोनों हमारे गलत हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द फेस ऑफ विड्थ ऑफ वार मिल एट 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल ऑफ द सिंगल एंड डबल थ्रेड इफ द सर्कल पिच इज 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसका आपको राइट आंसर डायरेक्ट बताते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 39.85 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आप इसको जब कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 39.85 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बियरिंग यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, यानी कि विमान में प्रयुक्त बेयरिंग है, यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है एरोप्लेन में कौन सी बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों जहाँ बहुत अधिक स्पीड की बात आ जाए, वाइब्रेशन की बात आ जाए और हल्के वर्क यानी लाइट वर्क में काम करना हो, तो वहाँ पे हमेशा नीडल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हल्के और छोटे कार्यों के लिए भी नीडल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये नीडल बेयरिंग आप देख रहे हैं और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, इन अ सेंटर लेथ द कटिंग टूल इज फीड इन विद द रिफरेंस ऑफ लेथ एक्सिस। यानी कि हमें दो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। पहला है क्रॉस डायरेक्शन ओनली, दूसरा है लॉन्गिट्यूशनल डायरेक्शन ओनली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछ रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, लेकिन हमारा जो राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2। यानी कि हमारा पहला और दूसरा यानी क्रॉस में भी हमारी चलती है, ये क्रॉस हो गया, क्रॉस स्लाइड आपने नाम सुना होगा, और लॉन्गिट्यूशनल हो गया यानी फेसिंग और टर्निंग। फेसिंग और टर्निंग दोनों डायरेक्शन में हमारे लेथ मशीन का टूल जो है वो फीड मोशन में काम करता है, यानी आगे पीछे और दाएं बाएं दोनों तरफ वो चलता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन इज ए टेम्परेरी फाउंडेशन बोल्ट। यानी कि इनमें से कौन एक अस्थाई न्यू बोल्ट है। यानी कि फाउंडेशन बोल्ट के बारे में तो पूछ रहा है, लेकिन वो बोल्ट भी टेम्परेरी है, वो परमानेंट फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रकार का बोल्ट जो हमारा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, लेविस बोल्ट। लेविस बोल्ट एक प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है, लेकिन वो अस्थाई फाउंडेशन बोल्ट है, वो हमेशा परमानेंट फिक्स करने के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता। और फाउंडेशन बोल्ट जो होते हैं, किसी भी मशीन को हम जब फिक्स करते हैं कहीं पे, उसको स्टेबल करते हैं, तो वहाँ पे हम फाउंडेशन बोल्ट को ज़मीन में गाड़ देते हैं और उस पर हम अपनी मशीन को क्लैम्प कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो वही हमारे फाउंडेशन बोल्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, स्टेटमेंट 1, टेपर इन ए क्वार्टर बोल्ट कैन बी वेरिड फ्रॉम 1/48 इंच टू 1/24 इंच। स्टेटमेंट नंबर 2, क्वार्टर बोल्ट टेपर कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 1/8 इंच। ठीक है दोस्तों, पहला कथन है एक क्वार्टर बोल्ट में टेपर 1/24 इंच के लिए 1/48 इंच के लिए तक प्रचलन करता है। दूसरा कथन है क्वार्टर बोल्ट का टेपर 1/8 इंच तक बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है सेकंड नंबर, ऑप्शन नंबर 2, यानी स्टेटमेंट हमारी दूसरी सही है। क्वार्टर बोल्ट टेपर कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 1/8 इंच, यानी क्वार्टर बोल्ट के टेपर को हम 1/8 इंच तक यानी कि 1/8 इंच तक बढ़ा सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा वो गलत है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर शोइंग टॉक्सिक हैजार्ड। यानी कि इनमें से कौन सा चिन्ह है जो हमें जहर के खतरे को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पहला नंबर है। और दोस्तों जो हमारा तीसरा है वो लेज़र बीम के खतरे के लिए है, और हमारा जो पहला है वो मास्क के इंडिकेट करता है कि यहाँ धुएं का काम हो रहा है या यहाँ जहरीली गैस हो सकती है, आप मास्क लगाइए। और ये हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट यानी जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है वो हमारे फैक्ट्री में इसके लिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप हिंदी वाले को भी देख सकते हैं, बाकी मैंने हिंदी में उसको भी बता दिया है, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, देयर आर 3 हेड इन ए कॉम्बिनेशन सेट, मैच देम विद देयर एप्लीकेशंस। मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन सेट के 3 हेड दिए हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, और पूछ रहा है कि उनको उनके कार्य के हिसाब से मिलाइए, यानी कि जो जो वो काम करते हैं उसके हिसाब से मिलाइए। तो हमारा जो ए दिया है, ए दिया स्क्वायर हेड, तो स्क्वायर हेड हमारा पहले ऑप्शन से मैच होगा, क्योंकि स्क्वायर हेड के द्वारा हम 45 डिग्री और 90 डिग्री यानी कि 40 डिग्री और 90 डिग्री हम चेक करते हैं। यहाँ 4 डिग्री लिखा है, इसको आप 45 डिग्री कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ गलत लिख गया। और प्रोटेक्टर हेड होता है, ये हमारा होता है टू मेज़र अप टू 1 डिग्री एक्यूरेसी, यानी कि 1 डिग्री अल्पतमान के साथ ये हमारी एक्यूरेसी को चेक करता है। यानी इसके द्वारा हम कोण चेक करते हैं, और कितना कोण चेक करते हैं, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में कोई भी कोण होगा हम उसको 1 डिग्री की एक्यूरेसी के साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह सी हमारा दिया है सेंटर हेड। तो सेंटर हेड हमारा मैच होगा टू मार्क सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब। सेंटर हेड के द्वारा हम 45 डिग्री चेक करते हैं, और सेंटर हेड के द्वारा हम किसी सिलेंड्रिकल जॉब का जो होता है सेंटर ज्ञात करते हैं। किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए, केंद्र ज्ञात करने के लिए हम जो है सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है वही हमारा इसके सारे कोड यानी कि सही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए, बाकी हिंदी में मैंने उसमें भी बता दिया है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87, मैच द फॉलोइंग गिवन इन लिस्ट। तो इसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं क्योंकि पहले वाले का हमने इंग्लिश वाला देख लिया है। तो हमारा जो ये कोड दिए हैं 4 ऑप्शन में, इन कौन सा कोड इस मैचिंग लिस्ट से सही मैच कर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ रहा है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। अब इसके हिसाब से हमारे सारे ऑप्शन सही होने चाहिए। तो हमारा जो पहला ए ऑप्शन है वो नंबर ए से मिलेगा, यानी काउंटर बोर ड्रिल, यानी पहले से हुए ड्रिल को बड़ा करना काउंटर बोर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपने एलन बोल्ट देखा होगा, एलन स्क्रू की बात कर रहा है, तो वो उसमें पूरा फ्लैट फिट बैठ जाता है, यानी सतह के लेवल के बराबर हो जाता है, तो उसको बनाने के लिए हमारा काउंटर बोर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यानी डाई ड्रिल। तो डाई ड्रिल होता है द्रवणीकृत इस्पात में छिद्र बनाने के लिए, यानी हार्ड स्टील होती है उसमें अगर होल बनाना है तो उसके लिए हम डाई ड्रिल का प्रयोग करते हैं। अब आया हमारा सी नंबर, स्टप श्रेणी ड्रिल। जॉब, किसी जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए हमारा स्टप सीरीज का ड्रिल हमारा यूज किया जाता है। और ये हमारा है युग्म सीमित ड्रिल, तो अच्छी परिसज्जा के छिद्र बनाने के लिए, यानी हमारा जो होल है वो बहुत एक्यूरेसी बनाने के लिए हमारे युग्म सीमित ड्रिल, यानी कि हमारी एक से अधिक मार्जिन वाला ड्रिल आता है, और मार्जिन उसकी अधिक होती है तो उसकी सरफेस बहुत ही अच्छी बनती है। हमारा इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इसके जो सारे कोड हैं वो सारे के सारे सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मैच द फॉलोइंग गिवन इन लिस्ट, यानी कि हमें यहाँ फाइल के बारे में बोला गया है और बोल रहा है उसके काम के हिसाब से लगाइए। तो इस क्वेश्चन में हमसे फाइल दिया है और फाइल के हिसाब से हमें काम को बताना है कि कौन सी फाइल कौन सा काम करती है। तो यहाँ हमारी पहली फाइल है जो उसको है सिंगल कट। तो सिंगल कट जो फाइल होती है वो हमारा हार्ड मेटल की रिताई करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए हमारा सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी हमारी रास्प कट। रास्प कट आपको हमने इतनी बार बताया है, रास्प कट फाइल का प्रयोग जो किया जाता है वो लकड़ी के कार्यों में, लकड़ी हो, फाइबर हो, उस पर घिसना, उसमें उभरे हुए नुकीले दांते बने होते हैं और बहुत तेज़ी से काटते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें ये सिंगल कट डबल कट फाइल उसमें नहीं चलती, उसमें सिर्फ रास्प कट ही चलती है लकड़ी के कार्यों में। अब हम बात कर लेते हैं डबल कट फाइल। तो डबल कट फाइल होती है फॉर मैक्सिमम फाइलिंग वर्क एंड जर्नल पर्पस वर्क, यानी जो हमारे अधिकतम साधारण वर्क होते हैं और अधिकतर कार्य हम जो होते हैं डबल कट फाइल के द्वारा ही करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अब इसका हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो थोड़ी सी आप लोग को और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ जो देख रहे हैं एकल कट यानी सिंगल कट। सिंगल कट हमारे दृढ़ इस्पात यानी हार्ड स्टील के लिए प्रयोग की जाती है। रास्प कट लकड़ी और फाइबर की रेती हेतु, तो लकड़ी और फाइबर के लिए हमारी रास्प कट फाइल का प्रयोग होता है। युग्म कट यानी कि हमारी डबल कट फाइल, ये हमारी सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। ये सामान्य कार्यों के लिए आपकी यही फाइल होती है और सबसे ज़्यादा यानी अधिकतम रेती कार्यों के लिए भी यही प्रयोग की जाती है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 89, एलॉय ऑफ हार्ड स्पीड स्टील आर इन रेशियो ऑफ, यानी कि हाई स्पीड स्टील में मिश्र धातुओं इस अनुपात में होती हैं। तो हमसे जो हाई स्पीड स्टील है जिसको हम HSS कहते हैं, उसमें जो रेशियो हो वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी धातु उसमें कितनी मिलाई जाती है। तो ये एक जर्नली क्वेश्चन है, मेटल चैप्टर में आपने इसके बारे में जर्नली पढ़ा ही होगा। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही है। तो इसमें 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% बेनेडियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर फॉर्जिंग ऑफ लो एलॉय स्टील इट्स टेम्परेचर शुड बी ऑर्डर ऑफ। तो दोस्तों यानी हमसे पूछ रहा है निम्न मिश्र धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। यानी हमारी जो लो एलॉय स्टील है तो उसके टेम्परेचर के लिए हमारा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप है, वो फोर्जिंग के लिए होना चाहिए। फोर्जिंग क्या होता है दोस्तों, भट्टी में हम किसी जॉब को पीट के उसमें बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, वो हमारा फोर्जिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आइडेंटिफाई टोन्स इन फिगर एंड चूज आंसर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कोड्स, यानी हमें कुछ कोड्स दिए गए हैं, यानी ये हमारा फिगर चित्र बना है और इस चित्र में जो नाम लिखे उनको हमको पहचानना है कि कौन सा नाम इस कोड में सही दिया है। ये हमारे 4 कोड्स दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। तो हमारी जो पहला फिगर है ए, इसका नाम है स्क्वायर माउथ। देख रहे हैं इसका आप चौड़ा सा मुंह बना है इस शेप में, स्क्वायर शेप में, तो इसका स्क्वायर माउथ नाम है। दूसरा हमारा जो देख रहे हैं इसका नाम है फ्लैट, ये देखिए एकदम से फ्लैट है तो इसका फ्लैट नाम है।
क्योंकि ये एकदम फ्लैट है। ठीक है दोस्तों, तीसरे चित्र को हम देख लेते हैं। तीसरा चित्र जो हमारा ये दर्शा रहा है, इसके मुंह वो हमारा पिकअप माउथ यानी पकड़ने का है, यानी गोल जॉब को ये आसानी से पकड़ लेता है। इसके बीच में एकदम राउंड के तरह इसके जॉ बने होते हैं, इसमें बीच में ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है दोस्तों, और चौथा हमारा जो टोंग्स है, इसको चिमटा कहते हैं। ये हमारा जो दर्शा रहा है हॉलो, बीच में देख रहे होंगे आप, ऐसे बना है और बीच में इसमें काफ़ी जगह ये खोखला है यहाँ पे, इसमें हम जॉब को पकड़ लेते हैं। और टोंग्स का प्रयोग जो किया जाता है वो फोर्जिंग शॉप में जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी में एक क्वेश्चन आया था कि फोर्जिंग शॉप में जॉब को सपोर्ट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सपोर्ट देने के लिए स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है और पकड़ने के लिए हमारा टोंग्स यानी चिमटे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसके नाम। क्वेश्चन नंबर 92, which of the following formula represented length of the countersink rivet where t equal thickness of the plate, d equal diameter of rivet। यानी इनमें से कौन सा सूत्र काउंटर सिंक रिवेट की लंबाई को अभिव्यक्त करता है, जहां प्लेट की मोटाई हमारी t है और रिवेट का व्यास d है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है LC बराबर t प्लस 0.6 इंटू एक्स इंटू डी। इस सूत्र के द्वारा हम रिवेट की लंबाई को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग 5 होल इन ए 20 mm थिक प्लेट वेयर डायमीटर ऑफ ड्रिल 10 mm एंड कटिंग स्पीड 1.5 मीटर पर mm एंड फीड इज 0.05 mm। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पहला आंसर है। इसके लिए आप कटिंग स्पीड का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा इसका जो राइट आंसर 48 मिनट 10 सेकेंड इसका आंसर हमारा निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कटिंग स्पीड का सवाल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 94, फिगर शो इन डेप्थ माइक्रोमीटर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। यानी ये हमारा जो माइक्रोमीटर है, गहराई माइक्रोमीटर इसको कहते हैं, इसका जो करेक्ट है सीक्वेंस वो हमें ऊपर से नीचे तक देखना है। तो इसका हिंदी वर्जन हम देख लेते हैं। दी गई आकृति एक डेप्थ माइक्रोमीटर को प्रदर्शित करती, इसके भागों का सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों जो ए हमारा है इसको कहते हैं रैचिट, ये हमारा रैचिट है। ठीक है दोस्तों, और बी हमारा जो है ये आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं थिम्बल, और ये सी इसको जो देख रहे हैं इसको कहते हैं बेस, और डी इसको जो देख रहे हैं इसको कहते हैं लाकनट, और ई जो इसको देख रहे हैं इसको कहते हैं डेप्थ रॉड। ठीक है दोस्तों, और जो इसका एफ है ये स्लीव है, इसी पे हमारे मेन डिवीजन और सब डिवीजन बने होते हैं, और थिम्बल पर हमारा थिम्बल स्केल बना होता है। और दोस्तों एक चीज़ और आप डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में जान लीजिए। डेप्थ माइक्रोमीटर में जो हमारी ग्रेजुएशन बने होते हैं, जो नंबर बने होते हैं, वो दूसरे माइक्रोमीटर के अपेक्षा विपरीत यानी अपोजिट बने होते हैं। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डजंट रिप्रेजेंट सिमेट्री। यानी कि इन सब चिन्हों में से कौन सा चिन्ह समरूपता को प्रदर्शित नहीं करता। तो दोस्तों ये जो हमारा चिन्ह है सेकंड नंबर का, ये हमारा समरूपता को प्रदर्शित नहीं करता। बाकी हमारा पहला, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा ये सभी हमारे समरूपता को व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं हिंदी वाला भी, बाकी फिगर हिंदी और इंग्लिश में सभी में एक ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, मैच द फॉलोइंग गिवन इन लिस्ट। यानी हमारी दो लिस्ट फिर से दे दी गई हैं और उनको कार्य के हिसाब से यहाँ पे हमारा इस बार मेटल से दे दिया है कि कौन सा मेटल क्या होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन ए है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन की एक क्वालिटी आप जानते हो, कास्ट अंगूर भंगूर होता है और कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता। तो कास्ट आयरन इट कैन नॉट बी फोर्ज, यानी इसको फोर्ज नहीं किया जा सकता। दूसरा हमारा है कॉपर। कॉपर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। यह इलेक्ट्रिक कार्यों में भी अधिकतर जो होता है हमारा कॉपर का वायर या बहुत सी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। अब सी हमारा देखते हैं गन मेटल। गन मेटल होता है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। तो कॉपर, टिन एंड जिंक का होता है, और कितना होता है, कॉपर होता है 88, टिन होता है 10 और जिंक होता है हमारा 2%। तो ये रेशियो भी आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो रॉट आयरन होता है इट कैन नॉट बी कास्टेड। रॉट आयरन को हम पिटवा लोहा कहते हैं, इसको केवल हम पीट सकते हैं, इसको हम ढलाई नहीं कर सकते। ढलाई हम कास्ट आयरन की करते हैं और कास्ट आयरन को हम फोर्ज नहीं कर सकते। सबकी कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां हैं, तो आप इसको हिंदी में भी देख लीजिए। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, आप इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 97, फाइंड आउट द टैप ड्रिल साइज फॉर 1/4 इंच BHW टैप। तो दोस्तों यहाँ BHW थ्रेड की बात कर रहा है। तो BHW हमारा जो ब्रिटिश में होता है उसमें अगर हमें बोल दिया है कि हमारा 1/4 इंच का जो हमारा टैप साइज है तो उसके लिए हमें ड्रिल कितना चाहिए। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है 6/32, यानी 6/32 का हमें ड्रिल साइज इसके लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 98, ए ट्राइंगुलर शेप्ड थ्रेड इन विच एंगल ऑफ वन साइड इज 90 डिग्री एंड ऑफ द अदर साइड इज 45 डिग्री, दिस थ्रेड बिलोंग टू। यानी एक त्रिभुजाकार थ्रेड में एक और 90 डिग्री है तथा दूसरी ओर 45 डिग्री है, तो ऐसी कौन सी थ्रेड है, किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो तो आप सभी को पता चल गया होगा कि बटरेस थ्रेड का हमारा एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है और वन साइड इसका 90 डिग्री। तो दोस्तों जो बटरेस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है वो जब बल एक दिशा में लगना हो, यानी ताकत हमारी एक साइड किसी दिशा में लगनी हो, वहाँ पे भी बटरेस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और दोस्तों हमारी मीट्रिक थ्रेड होती है वो साधारण प्रयोग की जाती है बहुत से कामों में, इसका 60 डिग्री एंगल होता है और एक में हमारी 29 डिग्री की होती है। और नकल थ्रेड का कहीं भी एंगल नहीं दिया होता, लेकिन कई जगह इसका एंगल हमें 0 डिग्री को भी देखने को मिलता है। लेकिन ALP के एग्जाम में इसका जो थ्रेड दिया गया था वो 30 डिग्री इसका आंसर दिया गया था। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान रखिए कि कहीं भी किसी को कोई चीज़ पूछ सकता है, कभी कभी राइट आंसर हमसे नहीं देता, हमें उसके आसपास का कुछ आंसर देता है, तो हमें उसको भी लेके चलना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि कहाँ हमारा ये लगभग में सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, M10 × 1.25 रिप्रेजेंट फाइन थ्रेड, दिस थ्रेड आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। M10 का मतलब हो गया मीट्रिक और ये 1.25 ये होती है इसकी पिच। तो ये पूछ रहा है M10 × 1.25 महीन थ्रेड को दर्शाता है। यह थ्रेड इस उद्देश्य से प्रयोग होते हैं, जिस थ्रेड की पिच कम होगी यानी कि वो महीन थ्रेड होगी, और जिसकी पिच अधिक होगी वो कोर्स होगी यानी कि बहुत फैली हुई थ्रेड होगी। जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा टू प्रिवेंट थ्रेड फ्रॉम ईजी ओपनिंग, यानी कि इसका जो हिंदी में मतलब है वो है थ्रेड को खुलने से बचाने के लिए। महीन थ्रेड का प्रयोग अधिकतर वहाँ करते हैं वाइब्रेशन वगैरह अधिक हो या अधिक स्पीड हो वहाँ पे, तो थ्रेड खुलने का यानी हमारा बोल्ट खुलने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसको बचाने के लिए हम जो उसकी पिच है उसको कम कर देते हैं और महीन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो उसको बहुत ही अच्छे से लॉक करके रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मच अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ रीमर, यानी कि रीमर की सहायता से कितनी धातु निकाली जाती है। तो दोस्तों रीमर की सहायता से हमारी 0.02 से लेके 0.15 mm तक, तो रीमर के द्वारा हम इतनी धातु को निकालते हैं, यानी कि रीमर हमारी बहुत ही कम धातु निकालता है, यानी 20 माइक्रोन से हमारी 150 माइक्रोन तक ही ये धातु निकालता है, इससे ज़्यादा नहीं निकालता, ये बहुत ही कम धातु होती है। ठीक है दोस्तों, तो रीमर की मदद से हम किसी होल को फिनिश करते हैं यानी उसको परिशुद्ध बनाते हैं, बाकी इससे हम कटिंग नहीं करते, उसके लिए हमारा ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारे 50 से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो आप इसको देखिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट इसका बहुत ही जल्दी आने वाला है। थैंक यू दोस्तों।